हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में वही हम प्रीवियस वाले लेक्चर से जो पढ़ते आ रहे थे कि हम मेथड पढ़ रहे थे क्रेडिट कंट्रोल के। इसमें हमने बैंक रेट पढ़ा और फिर उसके बाद हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए परिणात्मक मेथड में हम चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो पढ़ेंगे। तो प्रारक्षित नकद कोषानुपात में परिवर्तन इसे कहा जाता है ना। तो क्रेडिट कंट्रोल की ये जो मेथड है वो बैंक में नकद कोषों को प्रभावित करती है। तो जो जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग जो है नकद कोष के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। और केंद्रीय बैंक क्या करता है, इस मनी को या इस राशि का उपयोग है सदस्य बैंकों को लोन देने में, बिल की कटौती करने में करता है। और यह जो कोषानुपात होता है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें इसका रीज़न क्या होता है कि जब साख की मात्रा को कम करना होता है तो सेंट्रल बैंक इस अनुपात में वृद्धि कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के नकद कोष जो हैं वो कम हो जाते हैं और उनकी साख सृजन क्षमता है वो घट जाती है। और इसके ठीक विपरीत जब साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है तो सेंट्रल बैंक इस अनुपात को क्या करता है, घटा देता है। और इसके कारण क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के नकद कोष अधिक हो जाते हैं और वे अधिक मात्रा में साख का सृजन करने लगते हैं। तो जो ये कैश रिजर्व रेशियो की कोषानुपात विधि बहुत अच्छी मानी गई है, बहुत उपयुक्त मानी गई है ना। इसके लिए एक अर्थशास्त्री ने कहा भी है, सेयर्स नाम के अर्थशास्त्री, उन्होंने ये कहा है कि जब खुले बाजार की क्रियाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता है तो उस समय यह विधि जो है अत्यंत उपयोगी होती है ना। उन्होंने ये कहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर केंद्रीय बैंकों की अपेक्षा अधिक उपयोगी कार्य ये विधि कर सकती है। तो इस विधि के बहुत सारे अपने आप में गुण हैं। हमें कह लें कि क्यों गुणी है ये विधि, क्योंकि सबसे पहले तो यह विधि जो है बहुत इजी है और बहुत ही सुविधापूर्ण है। फिर केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों को प्रत्यक्ष रूप से शीघ्रतापूर्व प्रभावित कर सकती है ये विधि। और फिर इससे सभी बैंकों को एक साथ इफ़ेक्ट किया जा सकता है। और यह विधि केंद्रीय बैंक के साधन कम होने पर जो है कारगर सिद्ध होती है यह विधि, है ना। तो ये सारे गुण जो हैं ये इसके गुण हैं। जब हम गुणों की बात करते हैं तो वहाँ पर दोष जो हैं अपने आप आते हैं। तो क्या क्या दोष हो सकते हैं, तो दोष में सबसे पहला दोष तो ये हो सकता है कि सभी बैंक समान रूप से प्रभावित नहीं होते, छोटे बैंकों पर इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और इस मेथड से सभी बैंकों को यह विधि सभी बैंकों को प्रभावित करती है, जबकि हमारा उद्देश्य गलत साख नीति अपनाने वाले बैंकों को नियंत्रण करना होता है। फिर ये भी हो सकता है कि जब बैंकों के पास नकद कोष अधिक मात्रा में होते हैं तो यह विधि अधिक प्रभावी नहीं रहती है। और फिर बार बार जितने भी रिजर्व्स होते हैं उसमें चेंजेस करना बहुत सारी समस्याओं को जन्म लेती है और ये अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि नकद कोषानुपात में कितना प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये तो मैंने बताया कि चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो क्या है। अब इसी में एक और मेथड आता है, परिणात्मक रीतियों में एक और मेथड आता है, वो आता है चेंज इन लिक्विडिटी रेशियो, तरल कोषानुपात में परिवर्तन, है ना। अब ये क्या होता है ये जानते हैं। तो सभी कमर्शियल बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग होता है वो तरल रूप में अपने पास रखना होता है ना। जिससे क्या होता है कि वो आवश्यकता होने पर या आवश्यक होने पर जनता को उसका पेमेंट कर सके। इसका मेन उद्देश्य ये होता है। तो यह कोषानुपात जो होता है वो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है और इस कोषानुपात के बराबर बैंकों की साख सृजन क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि बैंक इस धनराशि का उपयोग साख निर्माण में नहीं कर सकते हैं। और केंद्रीय बैंक इस तरह कोषानुपात में चेंजेस करने पर साख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो जब भी इस रेशियो में वृद्धि जब इस रेशियो में वृद्धि कर दी जाती है तो कमर्शियल बैंकों के पास
जो ऋण देने के लिए योग्य राशि कम हो जाती है, इससे उनकी स्टॉक सृजन क्षमता भी कम हो जाती है। इसके ठीक विपरीत अगर सेंट्रल बैंक इस अनुपात में कमी कर देता है तो कमर्शियल बैंकों के पास नकद कोष अधिक हो जाते हैं और उनकी स्टॉक सृजन क्षमता बढ़ जाती है। तो यह जो विधि है केंद्रीय बैंक यह जो विधि है वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों के कोष पर सरलता से कंट्रोल किया जा सकता है और यह जो लिक्विडिटी रेशियो को नकद और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता है। इससे एक तरफ तो सरकार के जो बैंक से ऋण प्राप्त हो जाते हैं और दूसरी ओर जनता का बैंक पर जो है विश्वास बढ़ जाता है। अब देखा जाए तो यह विधि जो है सर्वप्रथम 1946 में बेल्जियम में अपनाई थी, इसके बाद 1947 में इटली और उसके बाद 1948 में फ्रांस ने इसको अपनाया और आजकल देखा जाए तो विश्व के सभी देश जो हैं इस वाले मेथड्स को अपनाते हैं क्योंकि विकासशील देशों के लिए ये मेथड जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो ये तो मैंने आज ख़त्म किया है कि परिणात्मक विधियाँ कौन कौन सी थी। तो परिणात्मक विधियों में सबसे पहले मैंने बैंक रेट बताई आपको, फिर ओपन मनी मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं ये बताए, उसके बाद मैंने चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो बताया और चेंज इन लिक्विडिटी रेशियो। अब हम प्रश्न की बात कहें, क्वेश्चन की बात कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साख नियंत्रण की रीतियाँ पूछ ली जाती हैं। कभी कभी ये होता है कि इनको शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाते हैं कि परिणात्मक रीतियाँ कौन कौन सी होती हैं। कभी कभी ये होता है कि ये बहुत छोटे नंबर्स में पूछ लिए जाए, जैसे बैंक रेट को पूछ लिया, खुले बाजार की क्रियाओं को पूछ लिया। और ये दो चीज़ें तो अधिकतर पूछी जाती हैं कि चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो और चेंज इन लिक्विडिटी रेशियो, तरल कोषानुपात में परिवर्तन और नकद कोषानुपात में परिवर्तन क्या होता है, इन्हें समझाएं। ये दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी गुणात्मक रीतियाँ कौन कौन सी होती हैं इसको हम डिस्कस करेंगे।